टाइमर। इस कहानी में संगीन नौयत के मौज़ूआत शामिल हैं, जिनमें तशद्दुद, जबर, इस्तेहाल और जराइम पेशा सरगर्मियों की अक्कासी की गई है। इसमें मौजूद बाज़ मनाज़िर क़ारीन के लिए ज़हनी और जज़्बाती तौर पर परेशान कुन हो सकते हैं, लिहाज़ा ये मवाद हर उम्र के लिए मौज़ू नहीं है। ये कहानी महज़ एक तख्लीकी काम है और इसका मकसद किसी भी किस्म के गैर कानूनी, गैर अखलाकी या इंसानियत सोज़ अमल की तायीद या तरग़ीब देना हरगिज़ नहीं। तमाम किरदार, वाक़यात और मक़ामात फ़र्ज़ी हैं या इन्हें अफ़सानवी अंदाज़ में पेश किया गया है। ये कहानी इंसानी नफ़सियात, दर्द, टूट-फूट और अंधेरे पहलुओं में अक्कासी करती है, जिसका मकसद सिर्फ़ हकीकत के एक रुख को बयान करना है। क़ारीन से गुज़ारिश है कि इसे अपनी सवाबदीद के मुताबिक पढ़ें। ये एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहाँ कानून कमज़ोर और जुर्म ताकतवर है। रूटलेस क्लियर बाय मुनस्सा नियाज़। एपिसोड 1। रात के सन्नाटे में किसी के भागते कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। सड़क और गलियां सुनसान, जिनमें भागती हुई वो नंगे पैरों वाली लड़की। उसकी सांसें बुरी तरह फूली हुई थीं। हर कदम के साथ जमीन पर खून के धब्बे पड़ते जा रहे थे। उसके हाथों और चेहरे पर भी खून लगा था, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे यहाँ से भागना था, दूर, बहुत दूर। वो यहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसके चेहरे पर वहशत थी। दिल डर से बुरी तरह कांप रहा था। वो बार-बार मुड़कर पीछे देख रही थी, जैसे डर हो कोई आ तो नहीं रहा। मौत उसके ताक़ुब में थी। भाई, वो रंधी हुई आवाज़ में पुकार बैठी। आप कहाँ हैं? प्लीज़ आ जाएँ, मुझे बचा लें, मुझे डर लग रहा है। वो बच्चों की तरह रोने लगी, मगर वहाँ कोई सुनने वाला न था। उसने हाथों से गालों को भिगोते हुए आंसू साफ किए। हाथों पर लगे खून ने उसका चेहरा मज़ीद भयानक बना दिया। उसने दोबारा मुड़कर पीछे देखा और तब उसकी ठोकर लगी, वो मुँह के बल गिरी। अम्मी! उसकी दबी-दबी चीख निकली। वो संभलते हुए फिर से खड़ी हुई। हथेली और घुटनों में दर्द की लहरें दौड़ने लगीं। अब भी वो रुकी नहीं। सड़क पर भागने की बजाय वो ढलवानी रास्ते की तरफ मुड़ गई। सामने चंद मिट्टी से बने छोटे-छोटे घर थे। खामोशी ऐसी जो कान फाड़ दे। वो एक दरवाजे के सामने रुकी, कांपते हाथों से दरवाज़ा बचाना चाहा, मान पीछे से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। अभी वो चिल्लाती, दूसरे हाथ से उसका मुंह दबोचे वो साइड पर हो गया। उसकी मुर्दा आवाज़ अंदर ही दम तोड़ गई। जैसे ही उसने उसको घुमाया, उसकी आंखों में खौफ सी फैल गई। सामने नकाब में लिपटा एक साया था। उसने खुद को आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर सामने वाले की गिरफ्त किसी आहीनी शिकंजे जैसी थी। वो फड़फड़ा भी नहीं सकी। उसे घसीटते घरों से दूर एक दरख्त की ओट में ले आया। छोड़ो मुझे! जैसे ही वो दरख्त से लगी, उसने अपने नाखून उसके फौलादी हाथ में चुभो दिए। उस शख्स ने उसके दोनों हाथ एक हाथ में पकड़कर बैठकर बांध दिए, दूसरा हाथ उसके लबों पर जमा दिया। चुप! उसने भारी सरगोशी की। वो कांप गई। साली यही कहीं होगी। फैल जाओ सारे, उसे छोड़ेंगे नहीं। दोनों ने बेख्तियार आवाज़ की सिमत देखा। 8-10 मुस्तंडे डाकू हर तरफ फैल चुके थे। ए, बाहर निकलो! उन्होंने हर घर का दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। वो दोनों उनसे अंधेरे में डूबे थे। वो लोग उन दोनों को इतनी आसानी से देख नहीं सकते थे। छोड़ो मुझे, जाने दो, वो लोग मुझे मार देंगे। जैसे ही उसने अपना हाथ उसके होठों से हटाया, वो चीख पड़ी। उस शख्स ने दोबारा उसके
خون سے بھرے چہرے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ لڑکی سن ہو گئی۔ خود پر قابو رکھو ورنہ وہ لوگ تمہیں دیکھ لیں گے، وہ اس کے کان میں سرگوشی میں بولا۔ لڑکی نے زور سے آنکھیں میچ لی۔ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ وہ لوگ واپس جا رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے اس لڑکی کو چھوڑا، وہ نیم جان سی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے بر وقت اس کو تھام لیا۔ وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ وقت ضائع کیے بغیر اس نے اس لڑکی کے ہلکے بدن کو بڑی آسانی سے باہوں میں اٹھا لیا۔ لڑکی کا سر اس کے سینے سے جا لگا۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، کچھ نہیں۔ اس کی آواز اندھیرے میں گونج گئی۔ آج سورج کچھ زیادہ ہی تپا ہوا تھا۔ سال کی سخت گرمی زوروں پر تھی۔ بس اسٹوڈنٹس سے گچا گچ بھری ہوئی تھی۔ سیٹیں فل تھیں، اس وجہ سے آدھے اسٹوڈنٹس کھڑے تھے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے رومال سے چہرہ اور گردن پسینہ صاف کیا۔ اس کی دودھ جیسی سفید رنگت گرمی کی شدت سے سرخ مائل گلابی ہو چکی تھی۔ بس کا ڈنڈا پکڑے وہ تنے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ ایک لڑکا تقریباً اس کے بالکل قریب پیچھے کھڑا تھا۔ وہ تھوڑا آگے کھسک آئی۔ بس اس نے زوردار بریک لگائی۔ لڑکا پورے وزن سے اس سے ٹکرایا۔ اس نے خونی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ سوری، وہ شیطانیت سے مسکرایا۔ حرام زادہ، روشنی نے زیر لب اس کو گالی دی اور چہرہ واپس موڑ لیا۔ اللہ اللہ کر کے بس مطلوبہ ٹھکانے پر رکی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی اور سکھ کا سانس لیا۔ رکشا کروانے کے بجائے وہ پیدل سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، بس 5 منٹ کی واک پر تھا۔ محلے کے اوباش لڑکے اس وقت جان بوجھ کر آن دھمکتے تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے آگے بڑھ گئی۔ چھت گھر کا دروازہ کھولا اور چین بھری سانس خارج کی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، چہرہ دھویا اور کچن کا رخ کیا۔ عباد صاحب آنے والے تھے۔ ان کے آنے سے پہلے اس نے روٹیاں پکانی ہوتی تھیں۔ پانی پی کر اس نے فریج سے آٹا نکالا، توا چڑھا کر پیڑے بنانے لگی تھی۔ تب ہی باہر کا دروازہ کھٹکا۔ کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ رافیل کچن کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سست پڑ گئے۔ روشنی کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی۔ خباثت سے مسکراتا وہ اس کے پاس آیا۔ تم آ گئی؟ چلو اچھا ہے، میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً کچن سے باہر نکلو، روشنی نے ناگواری سے کہا۔ وہ جب جب اس کی منحوس شکل دیکھتی تھی، اس کا جی متلانے لگتا۔ دل کرتا اس خبیث کا کچومر نکال دے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر عباد صاحب نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ رافیل عباد صاحب کا بھتیجا تھا۔ بھائی اور بھابھی کی حادثاتی موت کے بعد وہ اس کو اپنے پاس لے آئے تھے۔ بھائی کے علاوہ ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، جبکہ رافیل کو اس کے ننیالیوں نے پاس رکھنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ رافیل پچھلے 11 سال سے ان کے پاس تھا، نکما، نکھٹو اور ایک نمبر کا کام چور۔ عباد صاحب نے اس کو سدھارنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کتے کی دم نکلا تھا۔ سیدھا کیا ہونا تھا، مزید ٹیڑھا ہوتا گیا۔ وہ روشنی سے 5 سال بڑا تھا۔ ارے میری جان من، میں تو تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ اتنی گرمی میں باہر سے دھکے کھا کر آئی ہو اور آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ اندر چلو، کمرے میں تھوڑا آرام کر لو، کام تو ہوتا رہے گا۔ وہ اس کے قریب آیا، ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اور تب ہی روشنی کا ہاتھ اتنی تیزی سے گھوما کہ رافیل کی بولتی بند ہو گئی۔ گال پر روشنی کا ہاتھ کسی مہر کی طرح ٹھپ گیا تھا۔ رافیل نے صدمے سے سرخ پڑتی آنکھوں سے روشنی کا لال بھبوکا چہرہ دیکھا۔
मैं तुम्हारा मुँह नोच लूँगी अगर दोबारा कोई बकवास की या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की। अब निकल जाओ यहाँ से। वो गुर्राई। देख लूँगा रोशनी, देख लूँगा तुझे, बहुत जल्द। वो धमकी दे रहा था। बाहर दरवाजे पर मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। राफेल अजीब नज़रों से रोशनी को देखता किचन से निकल गया। रोशनी ने रोटी पलटी जो जल चुकी थी। उसका दिल भारी हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। इबाद साहब उससे कुछ कह रहे थे, जिसे वो सर झुकाए ताबेदारी से सुन रहा था, जैसे कोई मासूम फरिश्ता हो, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे कुछ देर पहले वो उसे गंदी नज़रों से देख नहीं रहा था, जैसे धमकी नहीं दे रहा था। उसने अपने कांपते हाथ को देखा। ये ये क्या कर दिया उसने? बचपन से वो आज तक राफेल की बातें सुनकर चुप रहती आई थी, खौफ से, डर से, मगर आज उसका हाथ खुद ब खुद उठ गया था। उसने दोबारा खिड़की की तरफ देखा। इबाद साहब उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको कुछ बता रहे थे। राफेल ने नजरें उठाकर खिड़की की उस तरफ देखा। रोशनी उसे ही देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट गहरी हुई थी। रोशनी ने नज़र हटाकर अपनी तवज्जो वापस काम की तरफ मोड़ दी। स्याह बीएमडब्ल्यू 3 इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई। उछलत में अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते स्टूडेंट्स ने भी एक लम्हा रुककर उसको देखा था, जिसने स्याह सैंडल में मुक़य्यद सुर्ख और सफ़ेद पैर पथरीली रोशनी पर रखे थे। गाड़ी पार्क करने के बाद वो आंखों पर ग्लासेस लगाए अपने डिपार्टमेंट की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर उस वक्त मुस्कुराहट आई जब उसने बेकरारी में अपनी तरफ आती शेज़ल को देखा। हाय! रिदा ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया, जबकि शेज़ल माथे पर बल लिए उसके करीब आई, हाथ पकड़ा और तेजी से क्लासरूम में दाखिल हुई। अरे लड़की, आराम से, क्या हो गया है? रिदा बौखलाई। दोनों एक साथ बैठी थीं। मेरे पास तुम्हारे लिए दो न्यूज़ है, एक बैड और दूसरी बेड। शिज़ल ने चेहरा संजीदा कर लिया, अलबत्ता आंखों में शरारत नाच रही थी, जैसे रिदा देख ना पाई। व्हाट? रुको, प्लीज़ मुझे मत बताना। सुबह-सुबह मूड खराब करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है। रिदा ने ग्लासेस उतार दिए। तुम्हें लगता है मैं चुप रहूंगी? शेज़ल ने संजीदगी बरकरार रखी। नहीं, रिदा ने गौर से उसको देखा। पहली, तुम्हारी फेवरेट कॉफ़ी शॉप ने इस वीक एंड डिस्काउंट अनाउंस किया है। रिदा ने घूर कर उसको देखा। तो इसमें बेट क्या था? बेट ये है कि वो कॉफ़ी शॉप नीलाम होने वाली है। सुना है इस शॉप का मालिक इससे पहले ही शॉप बेचना चाह रहा था। तुम यूँ करो, वो शॉप खरीद लो और भाड़ में गई वो कॉफ़ी। और दूसरी बैड न्यूज़, रिदा ने झिंझलाकर बुक खोली। शेज़ल ने बुक उठा ली। असाइनमेंट कल ही जमा करवानी है। शेज़ल ने दूसरा बम फोड़ा। रिदा का मारे सदमे से आंखें और मुंह दोनों खुल गए। ये तो अनफेयर है। मैं इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट करूंगी? वो हकीकतन परेशान हुई थी। शीज़ल ने हंसी दबाकर उसको देखा, मज़ाक कर रही थी। रिदा ने अफ़सोस से उसको देखा, फिर दरवाज़े की जानिब, जहाँ से सर अहमद अंदर दाखिल हो रहे थे। उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया था। पूरी क्लास तवज्जो से सुन रही थी। बैठे-बैठे अचानक ही रिदा ने किसी एहसास के तहत हल्की-सी गर्दन मोड़कर देखा। सब ही लेक्चर पर तवज्जो दे बैठे थे। उसे किसी की नज़रों का एहसास महसूस हुआ था। उसने सर झटका और फिर से देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लेक्चर खत्म होते ही शेज़ल उसे अपने साथ घसीट-कर कैंटीन की तरफ ले गई। आज तो मेरी भूख के मारे जान निकल जाएगी, शेज़ल ने कुर्सी पर गिरते हुए कहा। क्या यार, याद रखेगी? आज का लंच मेरी तरफ से, रिदा ने मुस्कुरा कर कहते हाथ से लड़के को इशारा किया। खैरियत है, इतना प्यार क्यों आ रहा है मुझ पर? शिज़ल ने शोखी से कहा। बस दिल कर रहा है
कभी कभी बिला वजह अपनों का ख्याल रखना अच्छा लगता है। लड़का उनके सामने खाना रख गया। रिदा ने मुस्कुरा कर प्लेट उसकी तरफ खिसकाई। शिजल ने हैरत से उसको देखा। वो कुछ पतली पतली सी लग रही थी। कुछ भी बिला वजह नहीं होता। बताओ मुझे क्या बात है। तुम या तो आज खुश हो या परेशान। चेहरे से तो परेशान ही लग रही हो। पास्ता खाते शिजल ने बागौर उसको देखा। तुम हर बात को इतना गहरा क्यों बना देती हो? रिदा ने सवाल किया। क्योंकि दोस्ती से ज्यादा खामोशी को समझा जाता है, और मैं तुम्हारी खामोशी समझ रही हूँ, उसने संजीदगी से कहा। रिदा की हंसी छूट गई। बस बस इतना गहरा मत डुबो। खाना खाओ, फलसफे मत झाड़ो। आज तुम्हारा हीरो नजर नहीं आ रहा। कहीं यही वजह तो नहीं? मुस्कुराहट दबाते बज़ाहिर कंधे उचकाकर रिदा ने प्लेट में चम्मच हिलाता हाथ रुका। हाँ तो अच्छा ही है। सुकून से बैठे हैं हम। और हाँ, वो कोई मेरा हीरो वीरो नहीं है। रिदा ने आखिर में घूर कर उसको देखा था। इतनी बेहिस मत बनो। वो वाकई तुमसे मोहब्बत करता है। ऐसे ही तो नहीं मारा मारा फिर रहा तुम्हारे पीछे। रिदा ने गहरी सांस लेकर उसको देखा, जो नजर घुमाकर इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी को तलाश कर रही हो। फिर मुझे यकीन क्यों नहीं आता उस पर, उसकी मोहब्बत पर। मैं चाह कर भी उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं कर पाती। ऐसा लगता है वो ड्रामा करता है, दिखावा करता है। जब जब मेरे पास आता है, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, मुझे क्यों सब फरेब लगता है। वो जैसे थक कर बोली थी। अगर हम मर जाएं तब यकीन कर लेंगी आप? मायूस आवाज पर दोनों ही उछली थीं। वो सुकून से तीसरी कुर्सी खींच कर उनके साथ ही बैठ गया। तुम कब आए? रिदा गड़बड़ाई थी। शेजल ने मुस्कुराहट दबाई। हम तो हमेशा से ही आपके पास मौजूद होते हैं, जैसे कोई निगरान फरिश्ता। बस आपकी नजर उठाकर देखने की तमन्ना रह जाती है। हारून ने धीमा सा मुस्कुराकर कहा। तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे? रिदा को गुस्सा आया था। माशाल्लाह, आपकी आवाज ही ऐसी है कि बहरे भी सुन ले। उसकी आंखों में शरारत थी। बदतमीज। वो गुस्से से खड़ी हुई। चलो शीजल, इन साहब को आज फिर कोई दौरा पड़ा है। क्या हो गया है रिदा? वो मजाक कर रहा है। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? रिदा ने घूर कर उसको देखा और फौरन वहां से चली गई। हारून भी संजीदा हो चुका था। आई एम सॉरी रिदा, वो थोड़ी पागल है। पता नहीं क्यों, मगर वो यकीन नहीं कर पा रही तुम पर। कोई बात नहीं, जल्द यकीन आ जाएगा। शीजल के आईब्रो उठे। फिर उसने कहा, वैसे तुम उसे डायरेक्ट शादी के लिए प्रपोज क्यों नहीं करते? क्या मालूम इस तरह उसे यकीन आए कि तुम वाकई संजीदा हो। हारून सीधा हो बैठा, गौर से उसको देखा। अच्छा मशवरा है। मैं भी यही सोच रहा था। हारून मुस्कुराया। क्या सच में? शीजा चहक उठी। कुछ पल रुक जाओ, फिर देखना कैसे वो खुद ही मेरी तरफ खींची चली आएगी। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर तो नहीं कि उसे एहसास न दिला सके। बेस्ट ऑफ लक। शीजल मुस्कुराई थी। वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे और दूर जाती रिजा को एक मर्तबा भी पलट कर उनकी तरफ नहीं देखा था। अबे ओ कल्लू, चाय ला, कब से बैठा हूँ इधर, नजर नहीं आ रहा क्या? राफेल ने कुर्सी पर बैठे बैठे आवाज लगाई, फिर खुद के जैसे मवाली दोस्तों को बारी बारी देखते पत्ता फेंका। इस बार मैं जीतूंगा, समझे? देखते हैं राफी, एक बोला। इतने में लड़का चाय के 3 कप उनके सामने रखकर पलट गया। उसने कप उठाया ही था कि फोन बज उठा। किसको मौत पड़ गई इस वक्त? उसने झिंझला कर कप वापस रखा और फोन उठाया। ओह, इबाद चचा, बुढ़ा जान ही नहीं छोड़ता। हाथ उठाकर उसने दोस्तों को चुप रहने का इशारा किया, फिर फोन कान से लगाया। जी चचा जान, खैरियत? उसने पूछा। रोशनी को? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ लेने। आप बेफिक्र रहें। फोन बंद करते वो झट से खड़ा हुआ था। मोबाइल जेब में डाला, मोटरसाइकिल की चाबी उजलत में उठाई। किधर? उसके दोस्तों ने पूछा। काम है, रात में आता हूँ। चाय छोड़ता वो तेजी से निकल गया। फैक्ट्री के कारखाने में हर तरफ नीम अंधेरा था। एक पुरानी जंग आलूद मशीन की आवाज उसके कारखाने में सुनाई दे रही थी। दूर कहीं पानी के टपकने की आवाज थी, तो कहीं चूहों की सरसराहट।
ان آوازوں کے درمیان ایک شخص کسی کو کندھے میں اٹھائے چل رہا تھا۔ اس نے بھاری قدموں کی آواز اس ویران کارخانے میں ایک بازگشت پیدا کر رہی تھی۔ وہ اتنے سکون سے چل رہا تھا جیسے روز یہاں آتا ہو، یہی اس کا معمول ہو۔ اس کے کندھے پر جھولتا ایک زخمی آدمی جس کے ہاتھوں میں خون کا قطرہ گر رہا تھا، چہرہ لہولہان اور آنکھیں بند تھیں۔ اس نے اس زخمی شخص کو ہال کے بیچوں بیچ لا کر پھینک دیا۔ وہ بری طرح کرا اٹھا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر ہیلمٹ تھا۔ تم کون؟ ہیلمٹ والا شخص بنا کوئی لفظ منہ سے نکالے ایک بڑی مشین کی طرف گیا۔ اس نے آن کر کے دیا۔ زخمی آدمی خون میں لت پت بامشکل سانس لے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھٹ چکی تھیں۔ مشین کی کان پھاڑ دینے والی آواز سنتے ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ وہ جب واپس اس کے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈرل مشین تھی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے رک جاؤ! وہ تڑپتا ہوا پیچھے کھسکا، مگر سامنے والا تو جیسے بہرا تھا، نہ اس نے دیکھا نہ کچھ سنا۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ مشین چلا کر اس کے کندھے پر رکھ دی۔ ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی، خون فوارے کی طرح پھوٹا، آدمی کی چیخیں نکل گئیں۔ رک جاؤ، مت کرو ایسا! اگلے ہی پل اس کے دوسرے کندھے کا بھی یہی حشر ہوا۔ زخمی آدمی درد کی شدت سے بے سدھ ہو گیا۔ وہ پہلے ہی شدید زخمی تھا۔ اس نے اس کے نیم مردہ وجود کو اٹھایا اور مشین کی طرف بڑھا۔ زخمی آدمی اب بے ہوش ہو چکا تھا، یا شاید موت کو سامنے دیکھ کر ہار مان چکا تھا۔ وہ اب کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا، شاید جان چکا تھا کہ وہ اب نہیں بچے گا۔ ہیلمٹ والے شخص نے اس مشین پر پھینک دیا۔ آہستہ آہستہ مشین نے اس کے وجود کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ہیلمٹ والا شخص بنا پلک جھپکائے اس کو دیکھتا رہا، جیسے یہ کوئی خاص چیز نہ ہو، جیسے وہ ہر روز یہی تو کرتا اور یہی تو دیکھتا آیا ہو۔ اس نے مشین سے نظریں ہٹا کر فرش کو دیکھا جہاں پر اس آدمی کا خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اس نے چہرے سے ہیلمٹ ہٹایا، خون آلود انگلیوں سے سر کے بال پیچھے کیے۔ چہرہ خطرناک حد تک سنجیدہ اور آنکھوں میں اندھیرا تھا۔ ایک تو گیا، اب دوسرے کی باری ہے۔ وہ پلٹا، ہیلمٹ واپس پہنا اور خاموشی سے نکل گیا۔ جاری ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ اس سے رائٹر موٹیویٹ ہو جاتی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔